हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार बच्चों। मैं नरेंद्र कुमार आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैंने अभी तक आपको ज़्यादातर चैप्टर की जो रिवीजन वीडियो है वो शेयर की है, और आज ये मैं अपनी एक और रिवीजन वीडियो बना रहा हूं बेटा, जो कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसका अध्याय 4, तो भारत के विदेश संबंध, इसके ऊपर बना रहा हूँ। प्यारे बच्चों, जैसे आप लोग जानते हो कि शीत युद्ध के दौरान भारत स्वतंत्र हुआ 1945 के पश्चात। इस दौरान एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका में अनेक देश स्वतंत्र हुए। इनमें से कुछ देशों ने दोनों गुटों से दूरी बनाने का निर्णय लिया। 1955 में अफ्रो एशियाई देशों की एकता का एक सम्मेलन बांगडू यानी इंडोनेशिया में हुआ था। यहीं पर गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। तो प्यारे बच्चों, आपका जो परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि भारत की वो गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव कौन से आंदोलन में पड़ी। तो जो इसका उत्तर लिखना आप 1955 में अफ्रो एशियाई देशों की एकता का सम्मेलन में। अफ्रो एशिया का मतलब जो यहाँ पर अफ्रीकी और एशियाई देशों की जो मिले जुला संगठन से है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के निर्माण में निम्नलिखित 5 नेताओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री। नंबर 2, गमाल अब्दुल नासिर, मिस्र के। नंबर 3, मार्शल जोसेफ ब्रांच टीटो, या केवल मार्शल टीटो भी आपको याद रखना है, ये यूगोस्लाविया के थे। और वामे एन क्रुमा, घाना के। और डॉक्टर सुकर्नो, इंडोनेशिया के। गुट निरपेक्षता की नीति के उद्देश्य या सिद्धांत। तो प्यारे बच्चों, जो गुट निरपेक्षता की नीति के जो निम्नलिखित उद्देश्य थे। नंबर 1, किसी गुट में शामिल ना होना। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि शीत युद्ध के दौरान संपूर्ण विश्व 2 गुटों में बट गया था। एक गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका करता था, जो कि पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था, और दूसरे गुट का नेतृत्व सोवियत संघ करता था, जो कि साम्यवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता था। तो जो 9 स्वतंत्र देश थे, इन्होंने अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए दोनों गुटों से समान दूरी बनाते हुए ये देश किसी भी गुट में शामिल ना हुए। स्वतंत्र विदेशी नीति। स्वतंत्र विदेश नीति का मतलब बेटे किसी भी ताकतवर देश के प्रभाव में आए बिना किसी भी गुट में शामिल ना होना और अपना निर्णय लेने की स्वतंत्रता। विश्व शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना। विश्व में शांति बनाए रखना और सुरक्षा को बढ़ावा देना। साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोध। नस्ल व रंग भेद का विरोध। निशस्त्रीकरण को बढ़ावा। पर्यावरण संरक्षण व मानवाधिकार लागू करने की मांग। अब हम प्यारे बच्चों पढ़ेंगे भारत की विदेश नीति के सिद्धांत या तत्व। नंबर 1, गुट निरपेक्षता। नंबर 2, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। नंबर 3, पंचशील। नंबर 4, साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोध। नंबर 5, यूएनओ का समर्थन। नंबर 6, बिना शर्त विदेशी सहायता प्राप्त करना, अर्थात अपने स्वतंत्रता और अपनी संप्रभुता के साथ बिना किसी प्रकार का समझौता किए बिना जो शक्तिशाली देश है अमेरिका और रूस जैसे अन्य ताकतवर देशों से सहायता प्राप्त करना। नंबर 7, क्षेत्रीय सहयोग। नंबर 8 निशस्त्रीकरण। नंबर 9, विश्व शांति। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि जो उद्देश्य गुट निरपेक्ष सम्मेलन के थे, वही गुट निरपेक्ष भारत की विदेश नीति के भी थे।
क्योंकि प्यारे बच्चों, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था, इसलिए जो भारत की विदेश नीति के अधिकांश तत्व जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था उसमें भी शामिल किए गए थे। अब हम भारत और चीन के संबंधों के विषय में कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, पंचशील के सिद्धांत। अब 29 अप्रैल सन 1954 को भारत के नेहरू व चीन के चाउ एन लाई ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसे हम पंचशील के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। पंचशील के सिद्धांत में 5 मुख्य बिंदु जो थे, 5 बिंदुओं पर समझौता हुआ था। नंबर 1, परस्पर अखंडता व प्रभुसत्ता का सम्मान। नंबर 2, परस्पर लाभ व समानता। नंबर 3, अनाक्रमण। नंबर 4, हस्तक्षेप। नंबर 5, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। अब दूसरा पॉइंट बेटे, भारत और चीन की विदेश संबंधों में जो सबसे बड़ा जो तनाव का बिंदु रहा वह तिब्बत था बेटा। 1958 में तिब्बत में चीन के विरुद्ध विद्रोह किया गया बेटा। 1959 में दलाई लामा को भारत ने शरण दी। दलाई लामा तिब्बत के बौद्ध नेता थे बेटा, और इससे भारत और चीन के संबंधों में कटुता आ गई, और इसका परिणाम यह हुआ कि 1962 में सीमा विवाद के कारण भारत और चीन में युद्ध हुआ। युद्ध के कारण भारतीय साम्यवादी दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1964 में 2 गुटों में विभाजित हो गई। इसमें एक गुट जिसने इस युद्ध में चीन का पक्ष लिया था वह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट कहलाया। 1976 से भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की फिर से शुरुआत हुई। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1988 की चीन यात्रा के बाद उन्होंने दोनों देशों के संबंधों में एक नई शुरुआत की, और सिक्किम के विलय पर चीन ने ऐतराज़ जताया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र पर भी चीन अपना अधिकार जता रहा है। दोनों देशों के मध्य व्यापारिक संबंध गतिमान हैं। प्यारे बच्चों, भारत और पाकिस्तान के संबंध वो इस वर्ष से हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं, तो इसमें कोई क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं है। फिर भी मैं थोड़े से मेन बिंदु आपको बता देता हूँ कि आपको ज्ञात है कि पाकिस्तान का जन्म जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 2 देशों में भारत बंट गया था, और पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध शुरू से ही कड़वे रहे हैं। कश्मीर मुद्दे पर 1947 में ही दोनों देशों की सेनाओं के बीच छाया युद्ध छिड़ गया। इसी छाया युद्ध में पाकिस्तान ने कश्मीर के एक बड़े भाग पर अनधिकृत कब्जा जमा लिया। उन्नीस सौ 1948 में कबायलियों के वेश में पाकिस्तान सेना ने कश्मीर पर आक्रमण किया, और सरक्रीक रेखा, सियाचिन ग्लेशियर, सीमा पार आतंकवाद और कश्मीर दोनों के मध्य विवाद के मुख्य कारण हैं। 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच सिंधु नदी जल संधि की गई। इस पर पंडित नेहरू और जनरल अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। विवादों के बावजूद
इस संधि पर अमल ठीक ठाक रहा है। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। इस समय भारत में अकाल की स्थिति थी। हमारी सेना लाहौर के नज़दीक तक पहुंच गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से युद्ध समाप्त हुआ। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ, जिसमें भारत की ओर से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की ओर से वहां के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। 1970 में पाकिस्तान के पहले आम चुनावों में पश्चिमी पाकिस्तान में पीपीपी पीपल पार्टी ऑफ पाकिस्तान के जुल्फी अली कार भुट्टो, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में अवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान विजयी हुए। दोनों भागों में संस्कृति एवं भाषा को लेकर गंभीर मतभेद थे। अवामी लीग ने एक अलग देश या परिसंघ बनाने की मांग रखी। पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में दमन के विरोध में जनता ने विद्रोह कर दिया। शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया और 80 लाख बांग्लादेश शरणार्थी भारत में घुस गए। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस मुक्ति संग्राम को अपना नैतिक और भौतिक समर्थन दिया। 1971 में पाकिस्तान को चीन तथा अमेरिका से मदद मिली। इस स्थिति में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय सैनिक संधि पर हस्ताक्षर किए। 1971 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ पूर्णव्यापी युद्ध छेड़ दिया। इसमें भारत विजयी रहा और पाकिस्तानी सेना ने 90,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। नया देश बांग्लादेश का उदय हुआ। 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस पर भारत की ओर से श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फी अली कार भुट्टो ने हस्ताक्षर किए। 1999 में भारत ने पाकिस्तान से संबंध सुधारने की पहल करते हुए दिल्ली से लाहौर बस सेवा शुरू की, किंतु पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कारगिल संघर्ष छेड़ दिया। कारगिल में अपने को मुजाहिदीन कहने वालों ने सामरिक महत्व के कई इलाकों जैसे द्रास, मास्को, बतालिक आदि पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने बहादुरी से अपने इलाके खाली करा लिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की भारत यात्रा तथा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए की गई, लेकिन पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन और आतंकी घुसपैठ की कार्रवाई ने दोनों देशों के संबंधों में कटुता पैदा की है। प्यारे बच्चों, 2014 के पश्चात से भारत और पाकिस्तान के संबंध सबसे अधिक तनावपूर्ण रहे हैं बेटा। इस समय भारत और पाकिस्तान में किसी भी तरह का व्यापार नहीं चल रहा, जबकि पहले भारत द्वारा पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिया गया था, जिससे व्यापार में काफ़ी सुविधाएं प्रदान की गई थी। कारगिल में उसके बाद बेटा 1965 में पाकिस्तान ने भारत के कच्छ क्षेत्र की तरफ से आक्रमण किया और इस युद्ध में पाकिस्तान पराजित हुआ। 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खान के बीच उज्बेकिस्तान सोवियत संघ के ताशकंद में समझौता हुआ। प्यारे बच्चों, वहीं पर भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की हृदय गति रुक जाने के कारण मृत्यु भी हुई। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, इसमें बांग्लादेश का निर्माण और इंदिरा गांधी व जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 1999 में पाकिस्तान से कारगिल को मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है, ऑपरेशन विजय का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था पाकिस्तान के अनधिकृत कब्जे से कारगिल को मुक्त कराना
और यह 1999 में चलाया गया था। रेल बस सेवा का विस्तार और व्यापारिक संबंधों में विस्तार। अब प्यारे बच्चों, जो एक महत्वपूर्ण जो है हमें जो पॉइंट्स है वह है भारत की परमाणु नीति। यह हमारे सिलेबस में है आपके। और सर्वप्रथम 1974 में राजस्थान के जैसलमेर इलाके में पोखरान नामक स्थान पर भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे, बल्कि दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया, पोखरान। और भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया, 1974 में। इसी तरह से मई 1998 में पोखरान में ही भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया। तो प्यारे बच्चों, अब इसमें जो महत्वपूर्ण हमारे 2 या 3 प्रश्न बनते हैं कि पहला परमाणु परीक्षण भारत ने कब किया, 1974 में, और दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया, 1998 में। और पहला और दूसरा परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया गया, तो राजस्थान के पोखरन नामक स्थान पर ये परमाणु परीक्षण किए गए। अब बेटे, दूसरे जो परमाणु परीक्षण सन 1998 में भारत द्वारा किए गए परमाणु पोखरान के विश्व की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। सबसे पहले इन परीक्षणों के कारण इस क्षेत्र में एक नया प्रकार का शक्ति संतुलन बन गया, क्योंकि जब 1998 में भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया और स्वयं को परमाणु संपन्न घोषित कर दिया। 1998 में पोखरान द्वारा भारत में 5 परमाणु परीक्षण किए गए और इसके बाद पाकिस्तान ने भी चंगेज़ की पहाड़ियों में परमाणु परीक्षण कर स्वयं को परमाणु शक्ति घोषित कर दिया। तो इसके कारण इस क्षेत्र में एक नया शक्ति संतुलन बन गया। दोनों देशों पर अमेरिका सहित कई देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि और 1995 की व्यापक परीक्षण निषेध संधि CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि यह संधि भारत की दृष्टि से भेदभावपूर्ण थी। नीति, परमाणु शक्ति का शांतिपूर्ण उपयोग। भारत की परमाणु नीति के मुख्य तत्व बेटा, भेदभाव रहित परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध। भारत यह कहता था कि अगर परमाणु निशस्त्रीकरण होना है तो इसमें जो बड़े बड़े देश जिन्होंने 1945 के बाद से ही अनेक परमाणु बम बनाए थे, उनको भी निशस्त्रीकरण संधि पर हस्ताक्षर करने चाहिए। प्यारे बच्चों, जो 1968 की परमाणु अप्रसार संधि यह कहती थी कि जिन 5 देशों ने पहले से परमाणु बम बनवा रखे हैं, उन 5 देशों के अलावा विश्व का अन्य कोई भी देश परमाणु बम नहीं बना सकता। तो इस संधि पर अधिकांश देश असहमत थे और 1995 की CTBT का भी विरोध किया गया। भारत की परमाणु नीति शांतिपूर्ण कार्य हेतु परमाणु शक्ति का प्रयोग करने के लिए है। भारत अपनी सुरक्षा की आवश्यकता अनुसार परमाणु हथियारों का निर्माण करेगा। भारत परमाणु हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। परमाणु हथियारों को प्रयोग करने की शक्ति सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता के हाथ में होगी, अर्थात परमाणु हथियारों को प्रयोग करने की शक्ति सेना के हाथ में नहीं होगी, बल्कि जो राजनीतिक सत्ता, सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता यानी कार्यपालिका के मुखिया के हाथ में होगी। और भारतीय विदेश नीति के बारे में राजनीतिक दल थोड़े बहुत मतभेदों के अलावा राष्ट्रीय अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हितों के मसले पर व्यापक सभी दलों में सहमति है।
1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विदेश नीति का निर्माण अमेरिका द्वारा पोषित उदारीकरण व वैश्वीकरण को ध्यान में रखकर किया जाने लगा और क्षेत्रीय सहयोग को भी विशेष बढ़ावा दिया जाने लगा। भारत की विदेश नीति पर भारत देश के पहले प्रधानमंत्री विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अमिट छाप है। नेहरू जी की विदेश नीति के 3 मुख्य उद्देश्य थे: संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, तेज गति से आर्थिक विकास करना। नेहरू जी गुटनिरपेक्षता द्वारा आगे बढ़ना चाहते थे, किंतु अंबेडकर जी का मत था कि हमें अमेरिका के प्रति झुकाव वाली विदेश नीति बनानी चाहिए, क्योंकि वह देश लोकतंत्र का बड़ा हिमायती है। बांगडुंग सम्मेलन। प्रथम अफ्रो एशियाई एकता सम्मेलन इंडोनेशिया के शहर बांगडुंग 1955 में हुआ। यह नेहरू जी की एशियाई व अफ्रीकी नव स्वतंत्र देशों की एकता का प्रयास था। 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन के रूप में स्थापित हुआ। बांगडुंग सम्मेलन की दूसरी बैठक 2005 में इसकी 50वीं वर्षगांठ पर हुई। इसमें 106 देशों ने भाग लिया। तीसरा बांगडुंग सम्मेलन 2015 में 60वीं जयंती पर हुआ। इसमें 109 देशों ने भाग लिया। भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाते हुए 1956 में मिस्र के खिलाफ ब्रिटेन के हमले का विरोध किया, जो स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण करने के खिलाफ था। प्यारे बच्चों, क्योंकि मिस्र गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो नेतृत्व करने वाले देशों में था, इसलिए भारत और मिस्र के संबंध काफ़ी मधुर थे। और जब ब्रिटेन ने मिस्र पर आक्रमण किया तो भारत ने इस आक्रमण का विरोध किया। प्यारे बच्चों, भारत चीन संबंध के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर से एक बार बताने जा रहा हूँ कि 1949 में चीनी क्रांति के पश्चात चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई और कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाला भारत पहले देशों में एक था। नेहरू जी ने चीन से अच्छे संबंध बनाने की पहल की। उप प्रधानमंत्री और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आशंका जताई कि चीन भारत पर आक्रमण कर सकता है। नेहरू जी का मत इसके विपरीत यह था कि इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है। जब 1950 में चीन ने तिब्बत पर अपना नियंत्रण जमा लिया तो तिब्बत की जनता ने इसका विरोध किया। तो प्यारे बच्चों, ये भी पूछ सकते हैं कि चीन ने तिब्बत पर अपना नियंत्रण कब जमाया, तो इसका आंसर है 1950 में। भारत ने इसका खुला विरोध नहीं किया। तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने अपने अनुयायियों सहित भारत से राजनीतिक शरण मांगी और 1959 में भारत ने उन्हें राजनीतिक शरण दे दी। चीन ने भारत के इस कदम को अपने अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी बताया। चीन और भारत के मध्य विवाद का दूसरा कारण सीमा विवाद था। चीन जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर हिस्सों पर अपना अधिकार जताता आया है। 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। भारतीय सेना ने इसका कड़ा प्रतिविरोध किया, परंतु चीनी बढ़त रोकने में नाकामयाब रहे। आखिरकार चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। चीन से हारकर भारत की, खासकर नेहरू जी की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत नुकसान हुआ। 1962 के बाद भारत चीन संबंधों को 1976 में राजनयिक बहाल शुरू कर दिया गया। 1979 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री तथा श्री राजीव गांधी ने 1962 के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर 1988 में चीन की यात्रा की, परंतु इसमें चीन के साथ व्यापारिक संबंधों पर ही चर्चा हुई। 2003 में भी अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के तौर पर चीन की यात्रा की, जिसमें प्राचीन सिल्क रूट, नाथुला दर्रे को
व्यापार के लिए खोलने पर सहमति हुई, जो 1962 से बंद था। इससे यह मान्यता भी मिली कि चीन सिक्किम को भारत का अंग मानता है। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अपनी दावेदारी जताने, पाकिस्तान से चीन की मित्रता और भारत के खिलाफ चीनी सहायता से भारत और चीन के संबंध खराब होते रहे हैं। चीन और भारत सीमा विवाद सुलझाने के लिए प्रयत्नशील हैं। सन 2014 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत का दौरा किया। इसमें मुख्य समझौता कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु वैकल्पिक सुगम सड़क मार्ग खोलना था। मई 2016 में भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी चीन की यात्रा पर गए। यह यात्रा चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के आतंकवादी अजहर मसूद के पक्ष में वीटो करने तथा परमाणु आपूर्ति समूह एनएसजी द्वारा यूरेनियम की भारत की आपूर्ति से पहले चीन द्वारा भारत को एनपीटी पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करने जैसे जटिल मुद्दों की छाया में ही हो रही है। तो प्यारे बच्चों, आज के अध्याय की जो चौथा अध्याय है भारत के विदेश संबंध, तो इसके जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप सभी को मेरी सलाह है कि आप इस की मैं पीडीएफ भेज दूंगा, उसको भी अच्छी तरह से पढ़ें और इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको अच्छी तरह से कर लें, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यह अध्याय बहुत इम्पोर्टेंट है। नमस्कार।